So let us take it from last time. We saw that there are three guna of mana. One is sattva, one is raja, one is tama. Out of which the um, the two guna which can cause a disease are raja and tama. That is why they are known as the two दोष. मन के दो दोषों को, रज और तम को मन के दो दोष बताए हैं. सत्व मन का गुण है. वैसे तो गुण तीनों हैं, लेकिन रज और तम ये विकृत हो सकते हैं, या रज और तम में विकृति आने से मानसिक रोग होते हैं. इसीलिए रज और तम को मन के दोष बताए हैं. सत्व मन का दोष नहीं होता. फिर हमने देखा कि रोगी के परीक्षण में क्या क्या चीजें करते हैं. तो रोगी के परीक्षण में दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न. प्रश्न वो है जो बिना प्रश्न किए जो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, जैसे कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, कितने दिन से है. ये इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन हम प्रश्न से गैदर करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम देख के गैदर करते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन हम छू के गैदर करते हैं. उसके बाद हमने पंच निदान देखे. पंच निदान इज एक्चुअली पंच निदान covers the whole pathology of the disease. Each step of the disease, each step is a step where the treatment can be utilized. उस रोग में चिकित्सा हर स्टेप पे दे सकते हैं, और जितनी जल्दी चिकित्सा देंगे उतने जल्दी हम रोग को काबू में कर सकते हैं. Like as we discussed last time, that unfortunately there is no जैसे कॉज या पूर्व रूप, प्राक रूप, ये सब चीजें एलोपैथी में है ही नहीं. वो तो लक्षण के बाद ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं. यूजुअली देयर इज नो, द फर्स्ट टू टाइप्स आर नॉट देयर इन एलोपैथी. Allopathic treatment usually starts after the samprapti happens, after the lakshan come into force. But Ayurveda, because it is a focused science for treating even those who are not having any disease, to maintain their health, स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए ट्रीटमेंट देने का विधान आयुर्वेद में है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी मेडिसिनल साइंस में नहीं है. दुनिया में कोई भी मेडिसिनल साइंस में स्वस्थ को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा नहीं दी जाती. वहां पर लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको कोई सिम्टम हो, कोई लक्षण आए. लेकिन आयुर्वेद इज वन स्टेप बिहाइंड. वी कैन नॉट से वन स्टेप अहेड, बट वन स्टेप बिहाइंड. दैट इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स एडवाइस ऑन हाउ टू मेंटेन हेल्थ ऑल्सो. तो इसीलिए उनके हिसाब से रोग तो तभी चालू हो जाता है जब आप रोग के निदान का सेवन करते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे सर्दी होती है, सर पकड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर पे आके गरम गरम सूप पी लेते हैं. गरम सूप पीने से क्या होता है कि वो जो शीत गुण बढ़ा हुआ है सर्दी से या भीगने से, वो उस उष्ण गुण में वहीं के वहीं रुक जाता है. उससे आगे ज्वर, खांसी, ये सब चीजें नहीं उत्पन्न होती. तो ये जो ट्रीटमेंट है, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ निदान. नॉट ओनली दिस, हम मकर संक्रांति में क्या खाते हैं, मकर संक्रांति में निदान का जो एक कंसेप्ट है, दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज. इट हैज ब्यूटीफुली बीन एनकैप्सुलेटेड. हमारे रेगुलर वाले कल्चर में ब्यूटीफुली उसको अंदर ले लिया है. जैसे गर्मी है, तो गर्मी में हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तो गर्मी लूंगा ही नहीं. नहीं, गर्मी है तो है, सब जगह है. तो गर्मी में वात बढ़ने वाला है. क्यों? क्योंकि रुक्ष गुण बढ़ जाता है गर्मी में. गर्मी में उष्ण गुण तो बढ़ता ही है, लेकिन रुक्ष गुण बढ़ जाता है. तो रुक्ष गुण बढ़ने से वात का संचय चालू हो जाता है. तो उस वात का संचय कम करने के लिए गर्मी में हम क्या लेते हैं, हम मीठे फल खाते हैं, या उसका
पन्ना या कोकम शरबत, ऐसी चीजें हम रेगुलर डाइट में ही, हमारे कल्चर में ही बता दी है कि जो उस बढ़े हुए वात को कम करे, बढ़े हुए वात को कम करे। हर 15 दिन में एक बार कोई संकष्टी को करता है, कोई 11 को उपवास करता है। मतलब आज की तारीख में हम उपवास नहीं करते, आज की तारीख में हम उपवास के नाम पे और ज्यादा खा लेते हैं, और ऐसी चीजें खा लेते हैं जो पचने में हल्की नहीं हो, गुरु हो। जबकि उपवास करने को ही इसलिए बोला है क्योंकि शरीर में लघुता आए। तो आज की तारीख में तो छोड़ दो, बट प्रायर लोग कैसे उपवास करते थे? लोग निर्जल उपवास करते थे, या सिर्फ पानी पे उपवास करते थे, या सिर्फ छाछ पीते थे, सिर्फ फल खाते थे। तो ये जो उपवास इसलिए करते थे क्योंकि शरीर में लघुता बढ़े। तो 15 दिन में एक बार शरीर में लघुता बढ़ने के लिए उपवास जरूरी है। ये हमारे कल्चर में ही डिसाइड हो सर गया। बोलो। सर वैसे तो ठंडी के सीजन में भी रुक्षता बढ़ती है ना? ठंडी के सीजन में शीतता ज्यादा बढ़ती है, रुक्षता कम बढ़ती है। वात बढ़ता है इसलिए रुक्षता आ जाती है, लेकिन ठंडी इज मोर ऑफ शीतता, ठंडक, और गर्मी इज मोर ऑफ रुक्षता। क्योंकि गर्मी से क्या हो जाता है, रुक्षता कब आ जाती है? रुक्षता तब आती है जब वाटर इवेपोरेट या ऑयल इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। तो जब ऑयल इवेपोरेट या वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो रूखा लगने लगता है। देखो जमीन भी कैसे लगती है, जब पानी का तालाब है, पानी का तालाब से पानी पूरा उड़ गया तो जमीन क्या हो जाती है, फटने लगती है। तो रुक्षता जो है वो गर्मी में ज्यादा आती है, और ठंडी में शीतता ज्यादा आती है। ठंडी में जमीन फटती नहीं है, ठंडी में जमीन ठंडक, ठंडक के वजह से ज्यादा ठंडी होती है। वहां रुक्षता जो आती है, ठंडी में रुक्षता नहीं आती। फेयर एंड लवली के एडवर्टाइज में कहाँ दिखाया है रुक्षता आती है? ऑयली स्किन ओके बताया है सर। ठंडी में, ओके सर। है ना? मतलब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं एडवर्टाइज बहुत देखता हूँ। काला काला कलर का हाँ, ऑयली स्किन वाला हाँ, चेहरा बताते हैं वो ठंडी में। एनीवे, ठीक है सर। तो अम, सर बोलो बोलो। लेकिन सर स्किन तो हमारी मतलब सर्दी में नहीं फटती है। स्किन सर्दी में फट जाती है, लेकिन वो ऑयल जमा होने की वजह से फट जाती है, ऑयली। और मतलब स्किन चेहरे की नहीं, जहाँ की फटती है, जहाँ ऑयल ठीक तरह से ये नहीं आता। मतलब जैसे हाथ की स्किन फट जाएगी, या पैर की स्किन में क्रैक आ जाएंगे। चेहरे की स्किन नहीं फटती। चेहरे की स्किन फटी हुई देखी है किसी ने? ऑयल जो है वो ठंडक की वजह से कफ के बढ़, कफ कैसा है, स्थिर है, फैलता नहीं है। तो उस टाइम पे कफ के स्थिर होने से वो जो ऑयल फैलना चाहिए वो फैल नहीं पाता। ऑयल होता है लेकिन फैल नहीं पाता। फैल नहीं पाने की वजह से वो चमड़ी फटना चालू हो जाती है। स्पेसिफिकली दो एरियाज वेयर रफ, मतलब जाड़ी चमड़ी है, जैसे हाथ या पांव स्पेसिफिकली। इसीलिए हमको, मतलब इसके आगे वाले अध्याय में आएगा, आगे वाले अध्याय में दिनचर्या अध्याय है। दिनचर्या अध्याय में उन्होंने बताया कि रोज चमड़ी पे, मतलब स्किन पे तिल के तेल का या कोई भी तेल का मालिश किया कीजिए, विच वी विल टेक इन द नेक्स्ट अध्याय। तो निदान, निदान के बाद पूर्व रूप। पूर्व रूप में ऐसे लक्षण जो रोग के लक्षण नहीं है, लेकिन वो जो ये बताते हैं कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद लक्षण, मतलब जो रोग के लक्षण आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, या फिर बुखार आना, या फिर जैसे अग्निमांद्य है तो भूख नहीं लगना, या फिर कार्श है तो वजन कम हो जाना। तो ये सब रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और उसके बाद संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब उपचय इज रिगार्डिंग द डिफरेंशियल डायग्नोसिस टू अंडरस्टैंड विच ट्रीटमेंट इज गोइंग टू सूट द पेशेंट। बट संप्राप्ति इज व्हेन द डिसीज इज फुल ब्लोन, दोष बढ़ के अपने जो भी धातु में कहीं भी दौर्बल्य है या कहीं भी संचित होने की जगह है, वहां पर जाके संचित हो जाते हैं और उस धातु को दूषित कर देते हैं, तब वो संप्राप्ति कहलाती है। तो ये 5 प्रकार के निदान बताए हैं। इसका भी डिटेल आप सेकेंड ईयर में निदान पंचक जब सीखोगे, रोग निदान और विकृति विज्ञान, तो इसका भी डिटेल दिया जाएगा पूरा पूरा, कि निदान क्या होता है, प्राकृत क्या होता है, लक्षण क्या होता है।
उपशय क्या होता है और संप्राप्ति क्या होती है। तो ये 5 प्रकार के पंच निदान। राइट नाउ यू शुड नो दैट दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ अ डिसीज। निदान, पूर्वरूप, रूप या लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। So now we go to the next part, that is अलग अलग भेद। अब देश के भेद। नाउ देश के भेद मतलब, देश मतलब जहां देश ये वर्ड शरीर में, अपना आयुर्वेद में 2 जगह के लिए यूज हुआ है। वन देश इज भूमि। भूमि मतलब जिस जगह पे हम रहते हैं वो देश। जैसे हम गुजरात में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, तो दैट इज अ देश। देश इज द प्लेस वेयर द पेशेंट रिसाइड्स। देश इज अ प्लेस वेयर द पेशेंट रिसाइड्स। सो भूमि देह प्रभेदेन, 2 प्रकार के भेद, एक भूमि और एक देह। देह मतलब बॉडी। सो दूसरा देश का वर्णन यह है कि बॉडी पार्ट। जैसे हमको पांव में सूजन आई, तो प्रभेद क्या है या भेद क्या है या देश कौन सा है? पाद मतलब पांव। या फिर हमको सर दर्द कर रहा है, तो देश कौन सा है रोग का? सर। तो भूमि और देह के भेद से देशाम आहु इति द्विधा। देश को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भूमि देश और एक देह देश। एक भूमि देश और एक देह देश। भूमि देश वो देश होता है जहां पर रुग्ण रहता है, और देह देश वो देश होता है जहां पर रोग रहता है। भूमि देश वो देश होता है जहां पर रोगी रहता है, और देह देश वो देश होता है जहां पर रोग रहता है। तो देश के 2 प्रकार के भेद, भूमि और देह। फिर उन्होंने भूमि देश के 3 प्रकार बता दिए। 3 प्रकार कौन से हैं? एक है आनुपदेश, एक है जांगल देश, और एक है साधारण देश। अब अनुपदेश और जांगल देश और साधारण देश, इनके उन्होंने अलग अलग, मतलब इसमें नहीं बताए हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से उन्होंने उसका वर्णन किया है। जांगल देश कौन सा होता है? जंगल देश बहुत रूखा, डेजर्ट टाइप, जिसमें झाड़ नहीं उगते, पानी नहीं मिलता, अलग अलग प्रकार के जलचर या वनचर प्राणी नहीं मिलते। जहाँ झाड़ नहीं होंगे वहां प्राणी भी नहीं होंगे ज्यादा। प्राणी कौन से होंगे? प्राणी वो होंगे जैसे हेजहॉग है, या फिर मतलब बेसिकली राजस्थान जैसा देश जो है, जो एकदम ड्राई एरिया है, या आपके यहाँ कच्छ, कच्छ जैसा है गुजरात में, अगर कच्छ को देखेंगे तो वो जंगल देश है, बिल्कुल रेगिस्तान है। तो वो जो एरिया है उसको जंगल देश बोला गया है, जहाँ पानी नहीं मिलता, बड़े बड़े झाड़ नहीं उगते, पत्ते नहीं होते झाड़ को, या फिर प्राणी बहुत सारे नहीं होते, जलचर प्राणी नहीं मिलेंगे, पानी में रहने वाले प्राणी नहीं मिलेंगे, रुक्षता बहुत ज्यादा होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, वो जंगल देश है। फिर आनुप देश कौन सा है? आनुप देश वो देश है जो इसके उल्टा है, मतलब जिसमें बहुत सारा मार्शी एरिया होगा, पानी बहुत बहता होगा, सब जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होंगी, सब जगह फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट के एनिमल्स होंगे, उसके बाद जलचर प्राणी मिलेंगे आपको वहां पर उतनी गर्मी नहीं होगी या ठंडी होगी। तो ये आनुप देश है। और साधारण देश कौन सा है? साधारण देश मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा पानी ना कम पानी, ना ज्यादा एनिमल्स ना कम एनिमल्स। जरूरत पड़ेगा तो कभी जलचर भी मिल जाएंगे, जिसमें रेगिस्तान मतलब ग्रीनरी, बहुत बुशी एरिया नहीं होता लेकिन ग्रीन एरिया होता है। सो दैट इज साधारण देश। तो 3 प्रकार के भूमि देश उन्होंने बताए हैं। एक जंगल विच इज ड्राई हॉट एंड ड्राई हॉट एंड लेस स्पार्स। हाँ, वेरी स्पार्स मतलब जहां पर बिल्कुल भी झाड़ियां वगैरह नहीं होती। अगर झाड़ कोई उगता है तो कैक्टस वैक्टस जैसा उगता है, जो बहुत ही मतलब श्रब्स उगते हैं जहां पर, ऐसे श्रब्स जो पानी सोख के या पकड़ के रखते हैं। दूसरा आनुपदेश विच इज अ वेरी मार्शी एरिया, वे हाईली, जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, बुशेस है, बहुत सारे बुशेस है,
मतलब इतने बुशेज है कि आप चलने में भी आपको तकलीफ हो, तो ऐसे अनुपदेश। और साधारण देश मतलब हमारी जो रेगुलर आज की तारीख में सी मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया, आई कैनॉट से 90% बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो द स्टैटिस्टिक्स, बट मोस्ट ऑफ द एरिया इन इंडिया इज साधारण देश। रेयरली वी हैव अनुपदेश एट वन एंड। कोस्टल एरिया जो है वो अनुपदेश में आ सकते हैं, और जो डेजर्ट एरिया है वो जंगल देश में आ सकते हैं। अब देशों को उन्होंने डिवाइड क्यों किया है, ये यहाँ समझने का जरूरत है। ये है कि भाई किसी ने कोई मतलब कोई क्या वो एलिफेंट वाला पैंट्स पहनता है, मतलब मुझे स्त्रियों के वस्त्रों का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अलग अलग कोई वो पठानी सूट पहनता है, कोई मतलब लहंगा पहनता है, कोई वो एलिफेंट वाले पैंट्स पहनता है, कोई छोटी छोटी जीन्स पहनता है, मतलब घुटने के ऊपर वाली। तो ये अलग अलग चीजों में डिवाइड क्यों किया है, अलग अलग चीजों में डिवाइड किया है बिकॉज दिस फैशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैशन। वैसे ही उन्होंने इस देश को अलग अलग रूप से डिवाइड क्यों किया है, यहाँ ये समझने का जरूरत है। वाई दे हैव डिवाइडेड दीज थ्री डिफरेंट और द भूमि देश इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट। सिंपल सा चीज है कि जहां पर जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे प्रकार के दोषों के रोग वहां होंगे। जैसे अब जो लोग राजस्थान से हैं या उस बॉर्डर से हैं उनको पता होगा कि राजस्थान में पाइल्स ज्यादा होता है, जबकि जो आंध्र प्रदेश में ज्यादा रहते हैं, मतलब यू डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम केरला साइड, बट अगर केरला साइड में जाओ तो केरला साइड में व्हाट इज मोर कॉमन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्योंकि ठंडी एरिया में रहते हैं, बहुत चावल खाते हैं, तो संतर्पक व्याधियां होती है, तो ओबेसिटी ज्यादा होती है। तो उस देश के हिसाब से उस रोगी के शरीर में पर्टिकुलर दोष बढ़ा हुआ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसीलिए उस देश का अलग अलग विभाजन किया है। रोगी के देश को जानना बहुत जरूरी है। और कभी कभी ऐसा लगता है या मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि सिर्फ रोगी ने देश चेंज कर दिया। मतलब one or two examples I can tell you that some person had some disease in Rajasthan. The moment he was transferred from Rajasthan to Madhya Pradesh, or the moment he was transferred from Rajasthan to Himachal Pradesh, that disease went away. That is because the environment in which he was living, जिस वातावरण में वो रह रहा था, वो वातावरण नष्ट हो गया, अलग तरह का वातावरण आ गया, तो वो डिसीज चला गया। अब इस वातावरण में थोड़े समय तक वो रहेगा तो उसको नए नए टाइप के दोष हो जाएंगे। तो इसीलिए भूमि देश को जानना जरूरी है। भूमि देश में सबसे अच्छा देश कौन सा? सबसे अच्छा देश वो जिसमें ज्यादा जंगल भी नहीं हो और ज्यादा आनुक भी नहीं हो। तो साधारण देश ये सबसे अच्छा देश माना जाता है। इसीलिए इंडिया में शायद कोविड की फेटेलिटी रेट सबसे कम है। All over the world, there are only a few countries which are known as third world countries where the fatality rate is very, very low in COVID. तो साधारण देश में रहने वाले लोग जो हैं, how is USA? USA also has कफोलबन एंड वातभूइष्ठ, मतलब नेवाडा, ये सब एरिया जो अगर थोड़ा बहुत यूएस का, मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत कम है, लेकिन जो भी न्यूज वगैरह देखता रहता हूँ तो उसमें से थोड़ा पता है। नेवाडा वगैरह ये जो एरियाज है, दीज आर वेरी हाईली डेजर्ट टाइप, एंड वेर एज कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये सब जो देश हैं, दैट दे आर वेरी कोल्ड एरियाज जिसमें पानी बहुत ज्यादा है या ये ऐसा है। तो ये जो कोल्ड एरियाज हैं दीज आर आंध्र प्रदेश, और जो डेजर्ट एरियाज हैं दीज आर जंगल देश। जंगल देश में बिकॉज इट इज अ डेजर्ट एरिया, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर रुक्षता के कारण वात बढ़ा हुआ, भूयिष्ठ मतलब प्राधान्य, भूयिष्ठ का मतलब है प्राधान्य, तो वात प्रधान देश है। जंगल देश जो है वो वात प्रधान है, और उल्बण मतलब ज्यादा, मोर। तो आनुप देश जो है वो कफ प्रधान है, जिसमें कफ बढ़ा हुआ आता है या कफ ज्यादा होता है शरीर में। दिस इज द नॉर्मल वे द बॉडी रिएक्ट्स टू द एटमोस्फियर। तो जंगलम वात भूयिष्ठम, आनुपम तु कफोल्बणम, साधारणम सममलम त्रिधा। अब यहाँ पर जो मल वर्ड यूज हुआ है,
आयुर्वेद में इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कभी कभी दोष को धातु भी बोला जाता है श्लोक में, या दोष को मल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो मल वर्ड यूज हुआ है ये दोष के लिए हुआ है। साधारणम सममलम मतलब तीनों दोष नॉर्मल रहते हैं, साधारण समान अवस्था में रहते हैं। त्रिधा भूदेशम आदिशेत, आदिशेत का मतलब जानिए या हम उसको बता रहे हैं। तो साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम आदिशेत, तीन प्रकार के भूमि देश हमने बताए हैं, एक जांगल, एक आनुप और एक साधारण। अब these are gross divisions। हमको कोई एरियाज ऐसे भी मिलेंगे जहां पर पानी भी है, गर्मी भी है और ठंडी भी है। तो ये जो है ये भी मतलब डिपेंडिंग अपॉन विच एटमॉस्फेयर दे आर को रिलेटिंग विथ, वी कैन लेबल देम एज जंगल साधारण और आनुप साधारण। जंगल साधारण या आनुप साधारण मतलब आनुप है लेकिन साधारण है। द मीटिंग विल end in 10 minutes. What I'll do is I'll just send a link for attendance first. So here is the link for attendance. अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो प्लीज ज्वाइन अगेन। तो तीन प्रकार के भूमि देश हमने देख लिए, जांगल, आनुप और साधारण। सी दिस इज व्हाट यू आर लर्निंग इज बेसिक। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जो ऐसे लिखा जाता है उसको ए कहते हैं, जो ऐसे लिखा जाता है उसको बी कहते हैं। You should know the terms I am trying to explain 101%. But right now what is expected out of you is only what is A and what is B. That is what is expected. तो हम चलते हैं काल के प्रकार पर। काल के प्रकार, काल के फिर से उन्होंने बहुत सारे प्रकार किए हैं। एक क्षणादिकाल, क्षणादिकाल मतलब that which is progressing every second, that which is progressing every second, जो वापस नहीं आता, जो वापस नहीं आता, that is क्षणादिकाल। जैसे मैं अभी, मैं जवान हूं नहीं बोल सकता, बूढ़ा हूं, चलो। तो मैं पहले जवान था, अब मैं बूढ़ा होने को जा रहा हूं। आई कैन नॉट बिकम अ चाइल्ड वंस अगेन। इस जन्म में मैं फिर से बाल्यावस्था में नहीं जा सकता। तो देर इज अ काल विच प्रोग्रेसेस विच डजंट गो बैक, दैट इज क्षणादिकाल। क्षणादिकाल इज विच प्रोग्रेसेस, एक ही डायरेक्शन में चलता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता। और दूसरा काल जो उन्होंने बताया है वो व्याधि अवस्था काल। व्याधि अवस्था काल, जैसे बुखार आता है फिर चला जाता है फिर आता है, तो व्याधि की अवस्था, व्याधि की, हम वजन कम कर लेते हैं फिर बढ़ जाता है फिर कम कर लेते हैं, तो ये जो है ये व्याधि की अवस्था का काल है। मतलब जिसमें व्याधि के लक्षण दिखते हैं फिर कुछ समय के लिए चले जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये व्याधि अवस्था काल जो है इसको वेग काल भी बोल सकते हैं, वेग काल, जिसमें व्याधि के लक्षण दिखते हैं। तो क्षणादिकाल और अवस्थिक काल, ऐसे दो प्रकार के काल उन्होंने बताए हैं। अवस्थिक काल जो है वो आगे पीछे दौड़ता रहता है, मतलब विच कैन गो फ्रॉम वन एंड टू अदर, बट क्षणादिकाल विल नेवर गो बिहाइंड, फिर से वापस नहीं जाता। तो अब ये दो प्रकार जो काल बताए हैं वो किस लिए बताए हैं, क्या रीजन है कि ये दो प्रकार के काल उन्होंने बताए? तो उन्होंने कहा कि भेषज योग कृत, भेषज के योग या भेषज के देने के काल या भेषज को रोगी को देने का जो काल है वो इन दो कालों के। किसी को कुछ कहना है? नहीं ना? See to it that your mic is always on mute unless and until you want to ask a question. Otherwise आपके घर में जो भी पीछे बैकग्राउंड में बात हो रही है वो सब हम सुन सकते हैं। So what we do is we end the meeting here and we start a new meeting.